रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर इनकम टैक्स। हाँ जी, इसमें बोलो क्वेश्चंस में कोई डाउट? दो बड़े बड़े क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट डिफरेंट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 हो गए। 33 और 34 क्वेश्चन में कोई डाउट? हाँ जी, जो लोग ऑनलाइन है क्वेश्चन नंबर 33 34 कर लिया तो समझो चैप्टर के अंदर इस तरह की कोई और प्रॉब्लम नहीं। बाकी तो कुछ खास क्वेश्चन थे ही नहीं। 33 34 ये बताते हैं रिसीव्ड इन इंडिया तीनों में, अर्न इन इंडिया तीनों में, नॉट रिसीव नॉट अर्न इफ इट इज बिजनेस, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया तो पहले दो में, कंट्रोल भी बाहर है तो ओआर में, अदर इनकम सिर्फ ओआर में, पास्ट की इनकम इंडिया ले आया नथिंग टैक्सेबल। ठीक है ना। वैसे हमें ना आदत पड़ जाती क्वेश्चन करते करते कि तीनों का बनाने की, ओआर हो एनओआर हो एनआर हो, क्या वो अचानक पूछते ही किसका है। एक बंदा कहता है एनओआर इसका बनाओ तो आपको तीनों का सोच लो माइंड में, लेकिन आप बीच वाली कैटेगरी का ही कैलकुलेशन करके दो। और एक एनआर का देता है तो आप समझ लो लास्ट वाला कॉलम है उसके रिगार्डिंग लिखना है, ये बजाय तीनों का करके दिखाने की ओआर एनआर। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ना तीनों के करते करते वो प्रैक्टिस वैसी हो जाती है, तो ऐसा नहीं करना। हाँ जी बोलो 33 34 क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने? हो गए? हाँ जी ऑनलाइन जो है 33 34 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो जो थ्योरी में बचा ना, एक बार ये सेक्शन में मैं देख लेता हूं। सेक्शन 9 किस चीज का है? इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज्ड इन इंडिया। सिंपल सी बात है, अगर आप क्लियर कट इंडिया से कमा रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये टॉपिक कब काम आता है? जब इनकम डीम कर ली जाती है कमाया फॉरेन में या इंडिया फॉरेन लिंक से, डाउट है कि इंडिया में अर्न है कि नहीं, मान लिया जाएगा ये इनकम इंडिया से अर्नड है, डीम टू बी अर्न इन इंडिया। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का बंदा है, इंडिया में घर है, किराया आ रहा है, कोई चांस ही नहीं, वो तो अर्न इन इंडिया है। दिक्कत तब आती है जब कोई पूछता आपसे फॉरेनर है, कभी इंडिया आया नहीं, उसका घर पड़ा है चंडीगढ़ में, किराया आया, तो वो क्या है? क्योंकि घर इंडिया में है तो इनकम अर्न इन इंडिया मानी जाएगी। मान लो राम कुमार दिल्ली में रहता है, राम कुमार को रिलायंस कंपनी से डिविडेंड आया, तो आप कहोगे सर ये कोई पूछने की बात है, ये तो इनकम अर्न इन इंडिया है ही है। पर ये 9 इसके लिए नहीं बना। 9 किसके लिए बना? कंपनी इंडिया के डिविडेंड फॉरेनर को आ रहा है, नो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी टू मिस्टर गोम्स ऑस्ट्रेलियन को वही मिल रहा है, तो ये डीम टू बी अर्न इन इंडिया है। इंडिया की कंपनी के डिवेंचर का इंटरेस्ट कहीं मिल रहा है तो डीम टू बी अर्न इन इंडिया है। भारत सरकार की नौकरी करते हो और भारत में रहते हो फिर क्या पूछना है? अगर एक आदमी पूछूं मैं हरियाणा रोडवेज में नौकरी करता है, आपने पूछा सर कहाँ करता है, मैंने कहा जी वो फरीदाबाद में, तो इसमें क्या पूछना है? इंडिया का आदमी इंडिया में काम कर रहा है। दिक्कत तब है इंडिया का आदमी इंडियन सिटीजन काम कहाँ कर रहा है? फॉरेन में। भारत सरकार उसको क्या दे रही है? सैलरी एम्बेसी में। तो वो इंडियन सिटीजन वर्किंग आउटसाइड इंडिया, तो सरकार उसे जो पेमेंट दे रही है वो सैलरी क्या है? डीम टू बी अर्न इन इंडिया। लेकिन उसको मिलने वाले अलाउंस परक्विजिट क्या होते हैं? एग्जाम्प्ट। और सुनो, इंडिया का आदमी इंडिया से ही पेंशन ले, इंडिया में रहे तो फिर कोई सोचने की बात नहीं। दिक्कत तब है नेपाल का आदमी नौकरी से रिटायर होकर नेपाल चला गया, फॉर्मर एम्प्लॉयर या सरकार पेंशन वहां भेज रही है, वो डीम टू बी अर्न इन इंडिया है। इंडिया का आदमी रेजिडेंट इंडिया में रहता और इंडिया की प्रॉपर्टी बेचे तो कोई डाउट है? दिक्कत कब है? जब इंडिया की कंपनी के शेयर डिबेंचर फॉरेनर फॉरेन में बेच दे तो डाउट होता है। वो बंदा कहता है मैं तो इंडिया में आया नहीं, कभी नहीं आया, तो क्या हुआ? ये इनकम डीम टू बी अर्न इन इंडिया है, इस पे क्या लगेगा? टैक्स। क्लियर? चलो एक केस बताओ। मैं इंडियन, मैं और मेरे कोई रिलेटिव फॉरेन रहते हैं, उन्होंने मुझे 80,000 रुपये के गिफ्ट दे दिए साल में। वहाँ से मेरे रिलेटिव जो हैं, तो रिलेटिव से गिफ्ट क्या हो गया? माफ। उल्टा कर लो, किसी रेजिडेंट पर्सन ने क्या किया? गिफ्ट किसको दे दिए? नॉन रेजिडेंट फॉरेनर मिस्टर के को। मिस्टर के को रेजिडेंट पर्सन राम ने क्या दे दिए? गिफ्ट।
50,000 से ऊपर वाले, तो इसके लिए मान लो वो गिफ्ट है, गिफ्ट ₹90 के हैं, तो ₹90,000 टैक्सेबल डीम टू बी अर्न इन इंडिया एंड टैक्सेबल फॉर मिस्टर के ऑल्सो। इंडिया के आदमी को फॉरेन से गिफ्ट आए, रिलेटिव है तो माफ, रिलेटिव नहीं तो क्या है फुल्ली। इंडिया का आदमी नॉन रेजिडेंट को दे तो वही थ्योरी है, रेजिडेंट रिलेटिव नॉन रिलेटिव, रिलेटिव नहीं है मान लो। फॉरेनर को आपने गिफ्ट दिए तो डाउट होता जी फॉरेनर तो वहीं बसा हुआ है, तो भी क्योंकि गिफ्ट इंडिया से वहां जा रहे हैं 50,000 से ऊपर, तो ये गिफ्ट टैक्सेबल होंगे इंडिया में, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेजिडेंट, उसको टैक्स देना होगा। अब ये बड़ा बवाल मचाने वाली बात है, टैक्स लेना आसान नहीं है। मान लो मैं कह रहा था रिलायंस के शेयर एक आदमी यूके में बैठा यूएसए में बेच दे, क्योंकि वो शेयर्स की लोकेशन कौन सा देश है जहां कंपनी रजिस्टर्ड है, तो वो इनकम कैपिटल गेन की अर्न इन इंडिया मानी जाएगी, टैक्स इंडिया में लगेगा। प्रॉब्लम यह है कि टैक्स लगाओगे कैसे, वो तो वहां बैठा है। सरकार कहती वो हमारा काम है, टैक्स है, हम इस कंपनी को कह देंगे रिलायंस को उसके शेयर ब्लॉक कर दो, कुछ तो करेंगे हम, टैक्स है। तो इंडिया का आदमी जैसे फॉरेन से गिफ्ट लेता है तो गिफ्ट लेने वाले पे टैक्स है, उल्टा कर लो, इंडिया का आदमी रेजिडेंट फॉरेनर को गिफ्ट दे रहा है नॉन रिलेटिव को 50 से ज़्यादा, तो फॉरेनर के लिए वो क्या है, टैक्सेबल। क्लियर। भारत सरकार से किसी को रॉयल्टी मिले, रेंट मिले, इंटरेस्ट मिले, भारत सरकार से वो हमेशा ही रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट कहाँ कमाया माना जाएगा, इंडिया, डीम टू बी अर्न इन इंडिया। भारत सरकार से नहीं, मान लो मेरे से किसी को इंटरेस्ट आ रहा है, तो इसमें क्या देखना होगा, क्या देखना होगा, वो लोन का पैसा यूज कहाँ हुआ है, समझिए। मान लो मैंने लोन लिया, मैंने लिया लोन, मैं रेजिडेंट हूँ, मैंने लोन लेके आधा पैसा आगरा के बिजनेस में लगा दिया और आधा पैसा नेपाल के बिजनेस में, तो फॉरेनर को इनकम कहाँ से आई, आधी इंडिया से अर्न और आधी नेपाल से अर्न, तो इंडिया वाली पे टैक्स देगा ना। समझ आई बात, बोलो हाँ जी, कोई डाउट। सिंपल सी बात है, ये रूल क्यों बने, सुनो, मैंने लोन लेके बिजनेस में लगाया इंडिया में, मेरे P&L में इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेरे P&L में 8 लाख का ब्याज डेबिट हो रहा है, तो इनकम टैक्स कहता है सुमित तेरा ये खर्चा है, तो किसी की इनकम भी तो होगी, तू खर्चा क्लेम कर करके प्रॉफिट कम कर लेगा तो हमें टैक्स कौन देगा, बता किसको इंटरेस्ट दिया है। मैंने कहा भाई साहब फॉरेनर को दिया है, कहते उस पर टैक्स है, फॉरेनर पे टैक्स है, वसूल लेंगे कैसे ही मुश्किल है, पर पैसा उसका यहाँ है हमारे बंदे के हाथ में, कुछ तो करेगी सरकार, मतलब टैक्स है, ठीक है ना। या तो तू सुमित खर्चा भी ना क्लेम कर, तू खर्चा P&L में क्लेम करके हमारा टैक्स घटा रहा है, तो जिसको 8 लाख तू इनकम दे रहा है उसकी इनकम अर्न भी तो इंडिया है, समझे ना। इंडिया के बिजनेस में तो मैं जितना कर्ज यूज करूंगा उसी का ब्याज डालूंगा, नेपाल के बिजनेस में जितना कर्जा यूज करूंगा नेपाल वाले टैक्स लगाएंगे उस पर, समझ आई बात। मैंने मशीन किराए पे लेके मेरे इंडिया के P&L में डाल दी, तो मशीन का रेंट मेरा खर्चा हो गया, टैक्स बचेगा, इनकम घटेगी, तो जिसको रेंट आया उसकी इनकम नहीं है क्या, ऐसे कैसे छोड़ देगी सरकार। फिर एक बहुत बड़ी लंबा चौड़ा सिस्टम है बिजनेस कनेक्शन का, जिसमें काफी कुछ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ये सेक्शन 9(1) के पार्ट हैं सारे, सेक्शन 9(1)(1), 9(1)(2), 3, 4, 5, 6, 7, वो जो 3 है ना लास्ट के, रॉयल्टी रेंट वाले, वो रॉयल्टी, रेंट, इंटरेस्ट, टेक्निकल सर्विस का, बाय गवर्नमेंट या एनी अदर पर्सन बाय यूज इन इंडिया, वो सारा, बाकी सारे ये पढ़ेंगे। फर्स्ट है बिजनेस कनेक्शन वाला, फर्स्ट है बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। क्या मतलब होता है बिजनेस, ये बाकी वही है, प्रॉपर्टी वाला, सैलरी, पेंशन वाला, ये तो आसान है सारे। मेन पंगा किसका है, सबसे बड़ा, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। क्या मतलब है बिजनेस कनेक्शन का, क्या मतलब है, सीधी बात है, बंदा फॉरेनर, इनकम फॉरेन की, लेकिन हम उस पर टैक्स लगाना चाहते हैं इंडिया में। बात यह है
फॉरेन का एक आदमी है, नॉन रेजिडेंट है। क्योंकि रेजिडेंट का क्या सोचना, रेजिडेंट तो एक पैसा इंडिया में ना कमाए तो भी दुनिया की इनकम पे टैक्स देता है, टेंशन ही नहीं है। अगर मैं मान लो एक बंदे का एग्जांपल दे रहा हूं जो कभी इंडिया नहीं आया, एनआर बन गया वो रहते रहते फॉरेन, तो भी एनआर है तो ही पंगा है टैक्स लगाने का। अगर वो इंडिया में आता जाता है और दिनों के हिसाब किताब से वो ओआर हो गया, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं। ओआर की तो ग्लोबल इनकम पे टैक्स लगता है। सारा बिजनेस कनेक्शन किसको जोड़ने के लिए है? नॉन रेजिडेंट्स को, जो इंडिया से लिंक करके कमाते हैं। इंडिया से बिजनेस कनेक्शन क्या है मैंने बताया नहीं था क्या? बिजनेस कनेक्शन का क्या मतलब है? इंडिया में ऑर्डर बुक करना, माल की सप्लाई किसके थ्रू? स्टॉक मेंटेन बाय एजेंट, गुड्स सप्लाई बाय एजेंट, कलेक्शन बाय एजेंट, और अपना कमीशन काट के पेमेंट टू फॉरेनर नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ने किसके थ्रू कमाया? अपने एजेंट के थ्रू। एजेंट कहां का? इंडिया। मान लो मिस्टर गोम्स ऑस्ट्रेलियन, उन्होंने दिल्ली के एक इंडिपेंडेंट एजेंट को कहा भाई साहब 4 करोड़ का माल खरीदवा दो, तुम्हारे यहां से तेरे को कमीशन दे दूंगा। दिल्ली का एजेंट उसके अंडर काम नहीं करता है, वो एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए बात की है, उसके थ्रू बेचते नहीं आप। एजेंट ने तो क्या करवाया? बस आपको माल परचेज करवाया फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। मिस्टर गोम्स ऑस्ट्रेलियन ने दिल्ली के डी के थ्रू माल खरीदा, और माल खरीद के कहां ले गए वो? फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया। दिल्ली के डी ने उनसे कमीशन ले लिया अपनी इस डील में 2 लाख। उस 2 लाख में तो कोई शक नहीं है, उस 2 लाख की इनकम पे तो टैक्स एजेंट पे कहां है? इंडिया में काम किया उसने। मेरे को तो दिक्कत गोम्स पे है। गोम्स ने वो माल खरीदा 4 करोड़ का, किस लिए खरीदा? फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। उसने इंडिया में स्टॉक नहीं रखा, बुकिंग नहीं की, कुछ नहीं, इंडिया से सिर्फ खरीद ले गया है। तो क्या ये बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया इस्टेब्लिश हो गया? नहीं, क्योंकि कोई परमानेंट एजेंट ही नहीं जो आपके इशारे पे काम करता और परमानेंट सैलरी या मंथली कमीशन लेता, ऐसा नहीं है। वो तो इंडिपेंडेंट एजेंट है। इंडिपेंडेंट मीन्स जैसे आप बंदे प्रॉपर्टी डीलर का बोला था, प्रॉपर्टी खिलवाई, कमीशन लिया, बात खत्म। वो मेरे को नमस्ते नहीं मारता, कुछ नहीं मारता, क्यों मारे? मेरा एजेंट ही नहीं आज वो है ना इंडिपेंडेंट। ऐसा एजेंट नहीं। बिजनेस कनेक्शन के लिए तो कौन सा एजेंट हो? परमानेंट वाला, जो आपके अंडर काम करे, आपके हुक्म में काम करे, फ्रीक्वेंसी और ट्रांजैक्शन की ऐसे, वो एजेंट। यानी सीधी बात है, इंडिया में स्टॉक मेंटेन कर लिया, इंडिया में उस एजेंट के थ्रू बुकिंग कर ली, उसके थ्रू पैसा कलेक्ट करके आपने वहां ले लिया, तो ये क्या है? सिक्योरिंग ऑर्डर थ्रू द एजेंट, डिपेंडेंट एजेंट। तो ये क्या हो गया? बिजनेस कनेक्शन। यानी नॉन रेजिडेंट की इनकम को कहां लाना चाहता है वो? बिजनेस कनेक्शन बना के उसे इंडिया में अर्न दिखाना चाहता है कि इनकम अर्न इन इंडिया है, ये दिखाना चाहता है। समझाई बात? बोलो कोई डाउट? और आ गया लपेटे में तो टैक्स लग गया। फिर दिक्कत होती है, बंदा कहता मैं इंडिया में नहीं आया आज तक, यार मेरे पे टैक्स कैसा? कहता नहीं, हो गया, इट्स अ बिजनेस कनेक्शन। इंडिया में तो ऑर्डर सिक्योर कर रहा है, ऑर्डर ले रहा है। जैसे मान लो गोम्स बैठा ऑस्ट्रेलिया, गोम्स को ऑनलाइन ऑर्डर जाता है माल का कि हमें ये सामान चाहिए। गोम्स क्या करता है? अपना एजेंट बिठा रखा है दिल्ली, उसको माल देता है एजेंट के थ्रू, एजेंट आगे देता है, पैसे कलेक्ट करता है एजेंट, कमीशन काट के पेमेंट गोम्स को देता है। एक एजेंट बिठा दिया ना परमानेंट, तो ये इनकम जो तूने इंडिया में ट्रांजैक्शन करके कमाई, ये बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है। सिर्फ खरीद के लेके आगे बेचने के लिए, एक्सपोर्ट के लिए। इंडिया में क्या किया है उसने? नहीं। एजेंट भी है तो वो अपना परमानेंट एजेंट नहीं, खरीदने में हेल्प कर रहा है वो, तो वो एजेंट की इनकम जरूर इंडिया में टैक्सेबल है हर हाल में, पर गोम्स की नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? गोम्स ने एक इंडिपेंडेंट एजेंट के थ्रू 4 करोड़ का माल खरीदा, और वो माल इंडिया से उठा के कहाँ भेज दिया? यूएस। गोम्स ऑस्ट्रेलिया का इंडिया से माल खरीदा 4 करोड़, यहां से सीधा लोड करवा के कहां भेज दिया? 5 करोड़ का यूएस। तो क्या 1 करोड़ की इनकम पे यूएस इंडिया में टैक्स लगेगा गोम्स पे? नहीं। इंडिया में क्या किया उसने? क्या ब्रांच खोली है? कंसाइनी परमानेंट बनाया? स्टॉक रखा है यहां पे एजेंट के थ्रू? कुछ भी तो नहीं। तो ये इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन। फिल्म की शूटिंग करके चले जाना, पर शूटिंग मतलब कोई इंडिया में आपका कोई पार्टनर नहीं, इंडिया में आपका परिवार शूटिंग करने आया फॉरेनर, उनका कोई मेंबर इंडिया में नहीं रहता, कंपनी है तो कोई शेयर होल्डर इंडिया में नहीं, ऐसा है ना। अगर थोड़े बहुत बंदे इधर है फिर तो ड्रामा ही हो जाएगा, कहने को फॉरेन की कंपनी लेकिन बंदे शेयर होल्डर इधर के, तो गलत है।
मतलब इंडिया से कोई लिंक नहीं, पार्टनरशिप है तो कोई पार्टनर रेजिडेंट नहीं है, HUF है फॉरेन का तो उसका इंडिया में मेंबर नहीं रहता, कोई अपना कंपनी है तो शेयर होल्डर इंडिया में नहीं। फिर शूटिंग करके चले जाने से क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं बनता, वो कमा के वहाँ फिल्म रिलीज़ होगी फॉरेन में, कमाएंगे तो टैक्स बनेगा इंडिया में नहीं। हाँ, इंडिया में उन्होंने शूटिंग की जगह जगह और जिसकी हेल्प ली उनको ऑटो वाले को दिए, किसी को किराया दिया, वो जिनको किराया ऑटो वालों को इनकम आई वो तो इंडिया में टैक्सेबल ही है। मैं तो उस फिल्म प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूँ, फिल्म की शूटिंग करके चला गया, बड़े बड़े किलों में पुरानी जगह पे शूटिंग करके चला गया, फिल्म रिलीज हुई फॉरेन में, तो क्या इंडिया में टैक्स लगेगा? नहीं। न्यूज़ कलेक्ट करके चले जाना, न्यूज़ कलेक्ट करके चले जाना, टैक्स लगेगा? पर इंडिया में कोई ऑफिस नहीं, ऐड की बुकिंग नहीं। अगर इंडिया में एडवर्टाइजमेंट की सेल कर रहे हो, बुकिंग कर रहे हो, तो ये टैक्स लगेगा? लगेगा। एक्सपोर्ट को तो सरकार ने इसलिए भी बख्श दिया कि चलो किसी बहाने से इंडिया का माल तो बिके। इंडिया से माल खरीद के फॉरेन जा रहा है, फॉरेन करेंसी तो आएगी। इंडिया में इंडिया को बेचता रहे तो क्यों टैक्स बख्शे? हमारे देश को चप्पी लगा रहा है, यहीं खरीद के यहीं के लोगों को महंगा बेच रहा है, गेम खेल रहा है फॉरेन बैठा। ओला क्या कर रहा है, उबर क्या कर रहा है, बीच में ऐप चला रहा है, यहीं के ड्राइवर, यहाँ की टैक्सी, यहाँ के पैसेंजर वहाँ बैठ के काम कर रहा है। बोलो, ओला हमारे लोगों से पैसा कमा रहा है, हमारे लोगों के थ्रू कमा रहा है। कर क्या रहा है ओला? एक ऐप ही तो मैनेज कर रहा है, तो क्यों ना ओला वालों पे टैक्स लगे? लगना चाहिए। और क्या, इससे बड़ा बिजनेस कनेक्शन क्या होगा? तुम इंडिया के थ्रू काम ले रहे हो, इसमें बड़ा बवाल है। इंटरनेशनल टैक्सेशन के रूल हैं इंडिया में। गूगल का क्या है इंडिया में देखा जाए? गूगल का ऑफिस कहाँ है? न्यूयॉर्क में। गूगल ये जो यही गूगल का ही तो है, फेसबुक ये सब और ये अपना यूट्यूब वगैरह ये गूगल के प्रोडक्ट हैं। तो ये जो गूगल है ये इसका ऑफिस यूएस है। अगर आप फ़ोन करना चाहो, फ़ोन नंबर तक नहीं है गूगल का। मैंने कोशिश की थी एक बार फ़ोन पे बात करने की, चलो क्या है, कोशिश की, पर वो नंबर ही नहीं देते। और इंडिया में झूठे लोगों ने कॉन्टैक्ट नंबर जरूर दे रखे हैं। सर्च मारोगे ना गूगल वालों का हेल्पलाइन नंबर इंडिया का आ जाएगा। हेल्पलाइन नंबर इंडिया का आ गया और लोग उस पर फ़ोन मारते हैं, जी इंडिया ऑफिस गूगल से बोल रहे। कहता हाँ, क्या चैनल वो हो गया जी, मेरा हैक हो गया है। कहता हाँ हो जाएगा, रिकवरी करनी पड़ेगी। कहता 5000 का खर्चा है। क्या सर 5000 मैं देता हूँ। कहता हो जाएगी रिकवरी, 5000 लेके पार। फैक्ट आप सर्च कर लेना, हेल्पलाइन नंबर ऑफ गूगल इंडिया आ जाएगा नंबर। वो प्राइवेट नंबर हैं, गूगल का कोई नंबर नहीं है इंडिया में, कोई उनका तो वहाँ का नंबर नहीं है। न्यूयॉर्क का मेल करनी पड़ती है। मैंने बहुत मेल मारी थी, चैनल हैक हो गया था और एक आईडी हैक हो गई थी, काफ़ी नुकसान हो गया था, कुछ क्लासेस भी उड़ गई, इंटर 2 की भी क्लासेस उड़ गई थी, कुछ रिकॉर्डेड थी पुरानी, तो नोट्स उड़ गए। चलो उन्होंने चैनल रिकवर कर दिया 10 दिन बाद, 10 दिन लग गए सारी प्रोसेस में। कई बार इंटरेक्शन किया उन्होंने, कई बार तो उन्होंने कहा जी चैनल का नाम बदल के नया बनाओ, डाटा रिकवरी करके उस चैनल में डाल देंगे हम आपका जो भी वीडियोस थी। सारी नहीं रिकवर हुई, काफ़ी रिकवर होगी। चलो, तो मैं कह रहा हूँ गूगल इंडिया में प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, क्या बेच रहा है? और क्या, गूगल में वो जो स्पेस मिलता है, कितना मिलता है आपको? एक आईडी पे कितना स्पेस मिलता है? फ़ोटो कॉपी करते हो, अपने मोबाइल का कॉन्टैक्ट कॉपी करते हो, कितना मिलता है? 15 GB। 15 GB फ्री स्पेस है। आप लोगों का तो 15 GB भरता नहीं होगा, हमारे तो 4 बना रखी है आईडी, चारों का फुल है, क्योंकि हमारे ये कॉपी होता रहता है ना डाटा स्टूडेंट का, और ये हम कोई टेस्ट बनाया गूगल ड्राइव के थ्रू, वो वहाँ कॉपी सारा उसमें पड़ा रहता है। मेल्स काफ़ी आती हैं, वो सारी गूगल में, तो स्टोरेज का मैसेज आता रहता है, भैया इतने % रहेगी 15 GB जो क्लाउड स्पेस मिलता है। फिर उसके बाद उसके पैक आते हैं कि आप 125 GB मंथली इतने चार्जेज हैं, साल के इतने चार्जेज हैं, गूगल का प्रोडक्ट ले लो, गूगल का क्लाउड स्पेस मिल जाएगा, ऐसे करके। तो वो सारी सर्विस गूगल दे नहीं रहा क्या? तो कहाँ से कमा रहा है वो? इंडिया। क्यों ना टैक्स लगाए इंडिया में? कमा कमा के घर भर लिया और हमारी सरकार को कुछ नहीं। हिंदुस्तान सरकार कहते टैक्स लगेगा, लगेगा टैक्स। अगर कोई बंदा फॉरेन में बैठा है, सुनो, एक कंसेप्ट आता है, एक कंसेप्ट आता है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया। पहले रोक लिया गया था, अब ये दोबारा चला दिया कंसेप्ट। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया मतलब इंडिया में प्रोडक्ट सेल या सर्विस के थ्रू
आपकी टर्नओवर इन इंडिया, इंडिया में आप अपना प्रोडक्ट सर्विस डेटा सर्विस कुछ भी दे रहे हो, आपकी टर्नओवर या सेल कह लो 2 करोड़ या उससे ज़्यादा है और आपके यूजर्स इन इंडिया 3 लाख से ज़्यादा हैं, तो भैया आपकी इंडिया में सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। इतने इतने यूज़र होते हैं क्या? 3 लाख से ज़्यादा यूज़र वाली कंपनियां मतलब समझे, डाटा रिकवरी वाली कंपनी है, डिजाइनिंग वाली कंपनी, कितनी कंपनी है जो इंटरनेशनल है। इंडिया में ऑनलाइन वो क्या क्या सर्विस नहीं दे रही। मान लो ये फेसबुक एडवर्टाइजमेंट से नहीं कमा रहा क्या? बहुत पैसा कमाता है फेसबुक। आपने कई बार कोई अमेजोन पे जाके कोई प्रोडक्ट सर्च कर लिया तो आप देखो आपके फेसबुक पे उसी प्रोडक्ट की ऐड आती है कि नहीं आती? डाटा चोरी होता है हमारा सारा। आपने एक बार क्या डाल दिया, मर्डर ऑफ सिद्धू मूसेवाला, मर्डर को एक बार एक क्या यूट्यूब पे वीडियो देख ली तो नीचे सारी वीडियो मर्डर की महीने पुरानी तक की खुल जाएंगी। तो कहीं कोई ना कोई आपका डाटा, आपके दिल में क्या चल रहा है जानता है ना कोई, कि ये बंदा क्या देखना चाहता है, क्या खरीदना चाहता है। एसी का रेट स्टडी कर लो, अब होटल सर्च करके देख लो, होटल ऐसे ही डाल दिया, जाना जुना नहीं है। कई बार आप वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे घुमाते हैं फ़ोन पे ही कई बार आपने फ़्लाइट डाल दी, हाँ जी इंडिया टू दिल्ली टू फ्लाइट डाल दी, मान लो फ्रांस, या होटल इन फ्रांस, होटल इन लंदन, स्विट्ज़रलैंड, तो होटल धड़ाधड़ आते हैं, ये वाला होटल इस रेट में, ये वाला होटल इस रेट में। फ़ोन आने शुरू होते रहते हैं एजेंटों के। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक फ़ोन आया, मैंने कहा तेरे को मैंने कब कॉन्टैक्ट किया? क्या नहीं सर, वो हमें पता लगा था डेटाबेस से कि आप कोई सर्च कर रहे हैं। बोलो, एक बार मैंने कार का रेट, वैसे ही बंदा पूछ लेता है, भाई हर्ज क्या है, रेट नहीं जान सकता क्या? मैंने एक बार उसमें डाल दिया भी कार का रेट क्या है। वो नंबर तो ले ही लेते हैं क्योंकि आजकल सिस्टम ऐसा है, नंबर सही है कि नहीं, डाल दिया भी। चलो रेट की इंक्वायरी करनी है भाई, चलो ऑनलाइन मैंने तो एक सेकंड के लिए देखना था भी ये वाली नई गाड़ी आई है, इसका रेट क्या है। अगले दिन एजेंसी से गाड़ी लेके आ गया, कहता हो जो सर टेस्ट ट्रायल पे चलते हैं। मैंने कहा मैंने लेनी नहीं। क्या नहीं सर आपने ढूंढना तो था, क्या गाड़ी खड़ी आ जाओ घूमाओ, क्या पैसा हम कौन सा कहने लो, देख तो लो सर, आपने कुछ मन में था तो ये सर्च किया होगा। आपा वैसे ही, मैंने कहा मैंने तो 20 गाड़ियों का रेट देखे थे ऐसा हाल है आजकल। तो ये हाल है, डाटा चोरी इतना ज़्यादा हो रहा है। आपके घर में शादी आपने फेसबुक पे डाल दिया ना, इंस्टाग्राम पे एक एंगेजमेंट होगी, वो डाटा ज्वेलर के पास चला जाता है, ज्वेलर के फ़ोन आते हैं, आओ जी आपके घर में शादी ज्वेलरी लेनी है। कपड़े वाला का फ़ोन आता है, जी कपड़े बहुत बढ़िया देंगे, बढ़िया सारी वेडिंग ड्रेसेस हैं। और कैटरर का फ़ोन आता है, जी प्लेट सिस्टम बढ़िया रेट में, बढ़िया क्वालिटी। पैलेस का फ़ोन, आप कहते कमाल होगी, शादी कितनी हलचल हमारे घर में अभी शुरू नहीं हुई और ये देखो इतने बैठे हैं। ये सारा डाटा आपका कोई ना कोई कलेक्ट करके बेच तो रहा है। और क्या है, कौन बेच रहा है ये डाटा? फेसबुक पे सर्च करे तो फेसबुक बेच रहा है, यूट्यूब पे करे तो यूट्यूब बेच रहा है डाटा। तो वो कमा नहीं रहे क्या इंडिया में यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले, गूगल वाले? अगर ये लोग कहते हैं जी हम तो फॉरेन में बैठे हैं सर, इंडिया में हमारा क्या है, तो इंडिया में बंद कर देंगे तुम्हारा फेसबुक, ये गूगल और ये यूट्यूब बंद हो जाता है। और क्या बंद हो जाता है? सरकार को पावर है। पीछे ना क्या हुआ, ट्विटर पे, फेसबुक पे मनमोहन सिंह की ऐड वो बनाते रहते मजाक लोग। मनमोहन सिंह हमारे एक अच्छे पीएम थे, शरीफ थे बेचारे, मजाक बनाते रहते उनका, कभी किसके साथ फ़ोटो दिखा दी, कभी किसके साथ दिखा दी, मजाक सा। भाई एक पीएम है, शरीफ आदमी, एक ऐसा आदमी जिसने कभी ज़्यादा दिखावा किया ही नहीं ज़िंदगी में, ना उसने बर्थडे सेलिब्रेट किए, ना कुछ ज़्यादा। इवन सारे इंडिया में यही नहीं पता था उनका बच्चे परिवार में कितने हैं, कहाँ रहते हैं। तो एक सिंप्लिसिटी है, वरना यहाँ तो एमसी का बच्चा आज ना वो भी कहता है मेरा बाप एमसी लगा है, बोलो। तो लोगों को ये नहीं पता था। अपने आज के पीएम की भी सबको पता है, मदर क्या खाती है, मदर गऊ को चपाती डालती है, वहाँ रहती, सबको पता है। लेकिन मनमोहन सिंह जी के परिवार का किसी को नहीं पता था। उनकी 2 बेटियां थी, वो यूएस में रहती थी, वो कभी ना कभी मीडिया वाले ढूंढ लेते हैं, पर वो वहाँ तक कभी नहीं पहुँचे कि वो मीडिया में आए हों। फिर भी मजाक बनाते थे। सरकार ने फिर वार्निंग दी तो उन्होंने क्या कहा आगे से, कहता है सर ये सोशल प्लेटफॉर्म है, पब्लिक डोमेन में लोग डालते हैं, क्या हम लोगों से लिखने से पहले पूछे तू क्या लिखने वाला है? ये प्राइवेसी के अगेंस्ट नहीं है क्या? 2 लोग चैट कर रहे हैं तो गूगल उसे चेक करे तो ठीक है क्या? अगलों की पर्सनल चैट है और तुम पहले देखो कि हाँ। वो कहते सर हम कैसे रोक सकते हैं, फ़ोन पे बात कर रहा है कोई तो क्या फ़ोन ट्रेस करना ज़रूरी है क्या? ये तो प्राइवेसी के अगेंस्ट है। सरकार कहती फिर कुछ भी करो, ये ऐसे दिखानी चीज़ें भी तो ठीक नहीं है।
देश के पीएम का मजाक उड़ा रहे हैं और देश के खिलाफ लिख रहे हैं बड़ी बड़ी बातें। तो फिर क्या हुआ, ट्विटर को गूगल को वार्निंग दी गई कि तुम्हें बैन कर दिया जाएगा इंडिया में। तुम एक ऐसा सिस्टम बनाओ कि तुम चेक करो और उसको बैन करो, वो आईडी बैन करो, वो कोई भी कंट्रोवर्शियल कोई पोस्ट है उस पर क्या एक्शन लो। होता है अब एक्शन। एक क्या था बच्चों का यहाँ डांस प्रोग्राम जैसे बच्चों ने कोई किया, उसमें सॉन्ग चलता है, वो सॉन्ग ऐसे ही यूट्यूब पे उस पर फेसबुक पे लोड हो गया जैसे, तो फेसबुक का मैसेज आया ये कॉपीराइट के अगेंस्ट है, किसी का सॉन्ग जो कॉपी कर रहे हो तुम ये अगेंस्ट है, इसलिए हम क्या पूरा तो नहीं हटा रहे, फिर आपका कहोगे ख़राब होगी पोस्ट, तो हम बीच बीच में क्या है वो बीप कर देते हैं, वो गाना पूरा ना चले ताकि, मतलब कुछ तो वो कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोवर्शियल चीज़ों को हटाते हैं, वार्निंग देते हैं, आपका अकाउंट लॉक भी कर देते हैं कई बार अगर आप बार बार बात मानते ही नहीं हो। मान लो हिंदू मुस्लिम दंगे है, उस पर पोस्टें डाल रहे हो आप, ठीक है ऐसे, तो वो बैन कर देते हैं आजकल। तो ऐसे लोग जो कह रहे हैं हम फॉरेन बैठे हैं, इंडिया में आते ही नहीं तो भी इंडिया में इनकम है, तुम्हारी इकोनॉमिक प्रेजेंस कहाँ है? सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया कब मान लिया जाएगा? जब तुम्हारी सेल इंडिया में कितनी है, इंडिया से कितने पैसे ले रहे हो सर्विस या सेल के, प्रोडक्ट बेच रहे हो, चाहे वो प्रोडक्ट क्या है, क्लाउड स्पेस बेच रहे हो, डिजाइनिंग की सर्विस बेच रहे हो, आर्किटेक्चरल सर्विस, कुछ भी ऑनलाइन बेच रहे हो, तो 2 लाख से ऊपर टर्नओवर, 2 लाख पर annum क्या ज़्यादा है? प्लस यूज़र कितने आपके इंडिया में, फॉलोअर 3 लाख, ये तो मुझे लगता है क्राइटेरिया ही बहुत छोटा है। करोड़ों कितने यूज़र हैं इंडिया में फेसबुक के? 5 करोड़, शायद इससे भी ज़्यादा होंगे, कुछ टाइम पहले देखे थे 5 करोड़, अब शायद 5 करोड़ से भी ज़्यादा है। 2017 में 5 करोड़ थे, क्योंकि जब सरकार जीएसटी लाने वाली थी तो सरकार का कहना था कि जीएसटी का पोर्टल इतना ज़बरदस्त बनाएंगे हम, फेसबुक से भी बड़ा पोर्टल देंगे हम, उसका सर्वर लगाएंगे। उसके 5 करोड़ यूज़र थे फेसबुक के, और इंडिया में जीएसटी के यूज़र थे 1 करोड़, और आते ही वो फेल हो गया हमारा पोर्टल, और फेसबुक वाला 5 करोड़ के साथ भी बढ़िया मस्त चल रहा है। तो कहाँ रुकता है वो? यूट्यूब फेसबुक बहुत ज़बरदस्त सर्वर है, कितना डाटा लोड कर देते हो आप यूट्यूब पे। हमारी क्लासेस देखो ना, 15 तो हार्ड डिस्क बड़ी अपनी क्लासेस से, 15 हार्ड डिस्क, 4-4 टीवी, 6-6 टीवी की, इतना डाटा यूट्यूब पे भी कॉपी है, उनका सर्वर बहुत बड़ा है। तो ऐसे वो जो पैसे 2 करोड़ है बहुत थोड़े हैं, और 3 लाख यूज़र भी बहुत थोड़े हैं, स्टार्टिंग में ही हो जाते हैं। ऐसा कोई प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च होता है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनसे इनकम टैक्स लिया जा रहा है, इन पे इनकम टैक्स लिया जाएगा इंडिया में, क्योंकि तुम इंडिया में डाटा बेच रहे हो। या डाटा देखो, आपको पता होगा डाटा भी मिल जाता है, आपको स्टूडेंट का डाटा चाहिए ना, स्टूडेंट का डाटा मिल जाता है, सीए डूइंग स्टूडेंट का, +2 कॉमर्स वाला, वो ना वही बात है, आपका इंटरेस्ट गूगल पे सर्च करने का है और गूगल उस डाटा को सेव कर लेता है। इवन तो हैरानी की बात है, पासवर्ड सेव कर लेते हैं हमारे। वो कई बार वो पूछता है ना सेव या नो, आपने को पता नहीं होता, आपने सेव कर दिया और वो पता नहीं कहाँ से कहाँ यूज़ हो जाए। नेवर ही करना चाहिए, पर लेकिन कई बार क्या होता है, बार बार लॉगिन करना होता है, कर देते हैं, तो वो भी बड़ा ख़तरनाक है। कल को वो बता रहे होते हैं, देखो शुरू में पता नहीं होता था, एक बार उनका मैसेज आया, मैंने एक पासवर्ड डाला, गूगल का मैसेज आ गया भी ये 2 जगह और भी लगा रखा है तुमने। इसका मतलब तुम सारा याद रख रहे हो ना, डाटा हमारा सारा याद है ना, पासवर्ड भी तूने ये वाला पासवर्ड 2 जगह और लगाया है, तो उनके डाटाबेस में तो सारा आ गया ना, वो तो फिल्टर कर ही रहे हैं, बता रहे हैं मेरे को कि तूने 2 जगह और लगाया है। तो इट मीन्स कितना मिसयूज़ क्यों नहीं हो सकता, आपको पता ही ना लगे आपके यूज़ करके उन्होंने क्या से क्या कर दिया। देखा जाए तो वैसे ठीक है, आपको जी नहीं वो वर्ल्ड लेवल पे हैं, उनकी रिलायबिलिटी पे कोई शक नहीं, वो बात सही है, लेकिन मिसयूज़ कभी होता है तो पता ही नहीं चलता है। पीछे बवाल भी मचा था, फेसबुक डाटा कैसे लोगों का कलेक्ट कर सकता है, ऐसे गलत है। चलो मैं कह रहा हूँ ये इनकम इंडिया में कमाई मानी जाएगी गूगल की, फेसबुक की, चाहे वो उनका मालिक इंडिया में ना हो या कंपनी का इंडिया से कोई लेना देना ना हो, तो भी 2 करोड़ से ज़्यादा अगर इंडिया से आप सर्विस या सेल से ले रहे हो और आपके 3 लाख से ज़्यादा यूज़र हैं, तो ये बिजनेस क्या है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कहाँ मानी जाएगी, इंडिया। और ये इंडिया में मानी गई तो क्या ये इंडिया बिजनेस कनेक्शन में आ गया और टैक्स इंडिया में लगेगा। तो सीधी सी बात है, इन सब की जो इनकम इंडिया से कमा रहे हैं उस पर टैक्स कहाँ लगेगा, इंडिया। पीछे ऑस्ट्रेलिया ने भी टैक्स लगाए, नहीं पे कहता बंद कर देंगे, नहीं तो मतलब काफ़ी टैक्सेस कई तरह के लगाए उन्होंने। चलो जो मैंने आपको इकोनॉमिक प्रेजेंस का टॉपिक बोला है ना, पेज नंबर 2.15 पे है, 15 पेज पे एक्सप्लेनेशन है 911 की 2A।
एक्सप्लानेशन 2A, एक्सप्लानेशन 2A अंडर सेक्शन 911। सबसे खतरनाक तो 911 ही है ना, क्योंकि ये बिजनेस कनेक्शन की बातें करता है 911। समझ आया? चलो, ये पता लग गया इकोनॉमिक। पिछले पेज पे देखो, 14 पेज पे नीचे नीचे कहता है ये सारे काम आते हैं 911 की ही एक्सप्लेनेशन 1 ने कहती है इंडिया में एडवर्टाइजमेंट करके इंडिया के कस्टमर को टारगेट करके कमाना। जो इंडिया में लोग बैठे हैं उनको ऐड देना। फेसबुक ऐड देता है, फेसबुक ऐड के पैसे लेता है, कमाता है। हाँ, कभी आप पोस्ट डालते हैं ना फेसबुक पे, नीचे लिखा आता है बूस्ट पोस्ट, ऑप्शन आता है नीचे बूस्ट पोस्ट, बूस्ट करो फिर पैकेज आ जाएगा। ये पोस्ट बूस्ट होगी, 1 महीने के इतने रुपए हैं, 700 रुपये 800 रुपये, साल के इतने। वो पोस्ट बूस्ट करने का मतलब वो फेसबुक आपकी पोस्ट लोगों को, उस तरह के लोगों को उस फील्ड के दिखाता रहेगा। हम भी कई बार कर देते हैं, बूस्ट करते हैं पोस्ट, पैसा पेमेंट देते हैं, वो पोस्ट को चला देते हैं बार बार, जैसे इस तरह से। तो कमा ही रहा है इंडिया के लोगों से एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। यस। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ डाटा कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया। इंडिया के लोगों से ही डाटा कलेक्ट करके उस डाटा को बेच रहे हैं फॉरेनर, इंडिया के आईपी एड्रेस को यूज करके, तो वो इनकम भी इंडिया में। गुड्स और सर्विस यूजिंग डाटा कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया। कोई क्या कहता है, इंडिया के लोगों को डाटा बेचा या इंडिया के लोगों से डाटा कलेक्ट करके किसी को बेचा? इंडिया के लोगों से डाटा कलेक्ट करके बेचा या कहीं से डाटा कलेक्ट करके इंडिया के लोगों को बेचा या इंडिया के लोगों के लिए ऐड करके कमाया? ये सब क्या है? बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है। क्लियर? तो आपको पेज नंबर 13 पे बता रहा है बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या है। नॉन रेजिडेंट अपने एजेंट के थ्रू इंडिया में ऑर्डर बुक कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इंडिया के अंदर, वो या एजेंट बनाया नहीं पर ट्रेंड है, एक बंदा हैबिचुअली आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डीलिंग कर रहा है, बुकिंग कर रहा है, तो वो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया हो गया। नॉन रेजिडेंट के नाम से उसकी प्रॉपर्टी का या उसकी असेट्स का, गुड्स का बेचने का राइट किसी और को दे रहा है, यूज करने का राइट किसी और को दे रहा है। सुनो, फॉरेनर ने अपनी मशीनें या सॉफ्टवेयर इंडिया के एजेंट के थ्रू सामने वाले को यूज करने के लिए दी और जिसका क्या लिया जाएगा? चार्जेस। तो वो सब बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है। सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इंडिया में डाटा की या कोई भी तरह की सर्विस, डाटा रिकवरी की, बड़ी कंपनियां डाटा रिकवरी कर देती हैं ऑनलाइन। बिल्कुल, आप फाइल का नेचर भी बदल सकते हो, वो भी कुछ ऑनलाइन सर्विसेज हैं। तो ये सारी सर्विस दे रहा है एजेंटों के थ्रू, तो ये बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है। ब्रांच बना ली, फैक्ट्री लगा ली, इंडिया में पार्टनरशिप कर ली, पर इंडिपेंडेंट एजेंट गिना नहीं जाएगा। बताया था ना, इंडिपेंडेंट एजेंट कौन होता है? जो आपके अंडर नहीं, बस एक ट्रांजेक्शन के लिए हायर किया, कमीशन दिया, बात खत्म, वो नहीं आपका, उसके थ्रू डीलिंग बिजनेस कनेक्शन नहीं। परमानेंट एजेंट बना लो, पार्टनरशिप कर लो किसी के साथ, वो इधर बुकिंग करेगा, आप सामान दोगे। ऐसे सिर्फ सब्सिडी से कुछ नहीं होता, उसके थ्रू बुकिंग करो तो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया होगा। नेक्स्ट पे क्या ये भी बिजनेस कनेक्शन है? देखना नेक्स्ट पे नॉन रेजिडेंट के साथ आपका बिजनेस कनेक्शन है। एक और नॉन रेजिडेंट के लिए भी आप काम कर रहे हो। देखो, एक नॉन रेजिडेंट है, मिस्टर ए इज एजेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट एक्स। एक एग्जांपल दे रहा है। एक्स क्या है? मिस्टर एक्स एक नॉन रेजिडेंट है। मिस्टर ए क्या है उनका? मिस्टर ए किन का एजेंट है? एक्स का। एक्स कौन है? नॉन रेजिडेंट। तो इसके मिस्टर ए मिस्टर एक्स के लिए काम कर रहा है ना, इसके थ्रू क्या है? मिस्टर एक्स हैज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, क्योंकि इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली, क्योंकि आपने सीधा सीधा एजेंट बिठा रखा है इंडिया, जिसके थ्रू क्या है? माल खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, पैसे कलेक्ट किए जा रहे हैं, कमीशन काट के लिए जा रहे हैं, तो वो तो बिजनेस कनेक्शन है। एक और आदमी के लिए भी ये क्या करता है? एग्जाम्पल है मिस्टर वाई, एक और नॉन रेजिडेंट है जिसका ये मिस्टर ए वैसा एजेंट नहीं जैसा मिस्टर एक्स का परमानेंट एजेंट, पर ये फिर भी क्या मिस्टर वाई के लिए ऑर्डर बुक कर लेता है बीच में। पूरी सीधा एजेंट तो नहीं है खैर परमानेंट जैसे इसका एजेंट है एक्स का, पर वाई के लिए भी वो क्या ऑर्डर सिक्योर कर लेता है कभी कभार। तो ये कहता है सिक्योर ए
सिक्योर ऑर्डर फॉर वाई। वाई के कहने से वो बंदे ढूंढ देता है। क्या वाई का भी इंडिया में बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा? वाई हैज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। वाई का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन एजेंट के थ्रू मान लिया जाएगा अगर एक्स एंड वाई रिलेटेड है तो। एक्स एंड वाई रिलेटेड है तो कैसे? एक्स कंट्रोल्ड बाय वाई है या वाई कंट्रोल्ड बाय एक्स है या एक्स एंड वाई बोथ आर कंट्रोल्ड बाय थर्ड पार्टी। कंट्रोल्ड बाय थर्ड पार्टी जैसे कि सपोज जेड, यानी आपके तार काफ़ी अच्छे तरह से इंडिया में जुड़े हैं तो वाई का भी क्या मान लिया जाएगा? बिजनेस में। ऐसा है, एक वाई के लिए आपने 1-2 ऑर्डर बुक कर लिए तो आप शायद सोचोगे इंडिपेंडेंट एजेंट है, ये बिजनेस कनेक्शन नहीं। पर थोड़ा आगे बढ़ो, कहते हैं ये जो वाई है जिसका एजेंट कौन है? ए। वाई का एक्स एक दूसरे मालिक, इसका दूसरा मालिक कौन है? दूसरा प्रिंसिपल इसका कौन है? एक्स। वाई का एक्स से लिंक है। वाई किसके अंडर काम करता है? एक्स के। एक्स किसके अंडर काम करता है? वाई। या इन दोनों को कौन कंट्रोल कर रहा है? जेड। यानी सीधी बात है, मिस्टर ए किसका एजेंट है? एक्स का। एक्स का तो बिजनेस कनेक्शन इंडिया में हो गया क्योंकि वो ए के थ्रू काफ़ी काम धंधा कर रहा है। वाई का शायद डाउट होता है बिजनेस कनेक्शन है कि नहीं, क्योंकि एजेंट के थ्रू एक आधी ट्रांजेक्शन कर लेने से इंडिपेंडेंस होने की वजह से शायद बिजनेस कनेक्शन ना बने। पर रुक जाओ, क्या जिसका तू परमानेंट एजेंट है ए, जिसका तू परमानेंट एजेंट है एक्स, एक्स का तो बिजनेस कनेक्शन हो गया। वाई का एक्स से क्या लिंक है? क्या वाई इज कंट्रोल्ड बाय एक्स या एक्स इज कंट्रोल्ड बाय वाई, या दोनों को कंट्रोल कोई तीसरा आदमी करता है? तो मान के चलो वो एजेंट के थ्रू काम और भी करवा लेंगे ना, वाई और भी काम करवा सकता है क्योंकि वाई का परमानेंट एजेंट नहीं तो, लेकिन एक्स रिलेटेड है वाई से और एक्स क्या है? परमानेंट एजेंट इंडिया में एक और रखता है। तो वाई के भी बहुत से काम हो सकते हैं। तो वाई का भी क्या मान लिया जाएगा? बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया मान लिया जाए। मान लो वाई का कोई लिंक नहीं है, उस एजेंट का जिससे लिंक है उनसे वाई का कोई लिंक नहीं, बस फिर छोड़ो, वाई का इंडिया में कोई बिजनेस कनेक्शन एक आधे ऑर्डर बुक करने से नहीं होगा। क्लियर? सीधी सी बात है, लिंक ढूंढने की। लिंक ढूंढो और टैक्स लगाओ इंडिया में। पहले ये सारे डाटा वाले बच जाते थे, अब सारे लपेट दिए गए हैं। आगे देखो, एक्सेप्शन टू बिजनेस कनेक्शन, एजेंट ऑन कैपेसिटी पे काम करता है नॉर्मल कोर्स में, वो आपके अंडर नहीं तो फिर वो इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं, तो कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं होगा। लेकिन एजेंट मेनली आपके अंडर काम करता है नॉन रेजिडेंट के, पूरी तरह से आपके कहने पे, फिर वो बिजनेस कनेक्शन होएगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या थे? इंडिया से माल खरीद के चले जाना, इंडिया में शूटिंग करके चले जाना, न्यूज़ कलेक्ट करके चले जाना, और एक फॉरेन की कंपनी एक डायमंड, अनपॉलिश डायमंड, रफ डायमंड, उसकी एग्जीबिशन लगा देती है, डिस्प्ले लगा देती है डायमंड की, उससे भी कोई इनकम इंडिया में अर्न बनी नहीं। बेचना नहीं है इंडिया में डायमंड, मैं तो बेचेंगे फिर तो कमाई है इंडिया में। मैं कह रहा हूँ एक फॉरेन की कंपनी अपने डायमंड की क्या लगा देती है? एग्जीबिशन, इंडिया में शो करती है, बस डायमंड बेच नहीं रही, तो वो माफ़ है। आओ हमारे इंडिया में एग्जीबिशन लगाओ, चार्जेस ही बनेंगे अपने को, तो आ जाओ। सिर्फ एग्जीबिशन लगानी है, डिस्प्ले में लगाने हैं डायमंड। ऐसा है, जानकारी देना ही फ्यूचर की क्या है? कस्टमर जोड़ने जैसा है। तो वो जानकारी दे रही है, फिलहाल बेचा नहीं इंडिया में, तो उससे कोई इनकम बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं बनता। ये लालच है कि इंडिया में एग्जीबिशन लगाना चाहो लगाओ, लगाओगे, हमारे लोगों को भी नॉलेज होगी, हम भी डायमंड में काम करेंगे। इंडिया बहुत बड़ी डायमंड मार्केट है, तो डायमंड वाले में बिजनेस कनेक्शन नहीं माना गया। ये पेज नंबर 15 पे आइए, इकोनॉमिक प्रेजेंस वाला बता चुका हूं। सेल, सर्विस की सप्लाई नॉन रेजिडेंट की, डाटा सॉफ्टवेयर वगैरह की कितनी? 2 करोड़ से ज़्यादा है। और कहता है जी इंडिया में यूज़र 3 लाख से ज़्यादा हैं, कंडीशन पूरी होने पे आपका बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया हो गया और इनकम अर्न इन इंडिया मानी जाएगी। लेकिन कौन सी इनकम अर्न इन इंडिया नहीं मानी जाएगी? बता चुका हूँ 3। चौथा पॉइंट और पढ़ लो, फॉरेन की एक कंपनी डायमंड की इंडिया में क्या करती है? एग्जीबिशन लगाती है, डिस्प्ले, बेचती नहीं है। रफ डायमंड, अनपॉलिश डायमंड, स्पेशल एरिया में वो एग्जीबिशन लगाती है, स्पेशल जोन में। तो सिर्फ एग्जीबिशन लगाने से कुछ नहीं होता, वो इनकम अर्न इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। ये एग्जम्पशन दे रही है इनकम टैक्स में भारत सरकार। ठीक,
इनकम, सैलरी और बाकी चीज़ें पढ़ ली मैंने। गिफ्ट का 7th पॉइंट पढ़ लो। नॉन रेजिडेंट को इंडिया के आदमी से गिफ्ट मिला तो क्या होगा, 50 से ज़्यादा, तो फॉरेनर के लिए वो इनकम अर्न इन इंडिया मानी जाएगी। क्लियर। रॉयल सॉफ्टवेयर खरीदा, इकट्ठे पैसे हमेशा के लिए हमारा हो गया, तो वो लंबे टाइम की लीज मतलब परचेज है, वो किराया नहीं है। सुनो, मैंने फॉरेन से सॉफ्टवेयर खरीद लिया, एक किराया दे रहा हूँ मैंने तो लमसम खरीदा, तो ये सेल परचेज है, ये रॉयल्टी नहीं है, किराया नहीं इंडिया में यूज़ का। किराया होता तो वो हमेशा इंडिया में टैक्सेबल होता। अब ये सेल परचेज टैक्सेबल हो कह नहीं सकता, देखना पड़ेगा सिचुएशन से। एक सिंगल यूज़, मैंने एक एप्पल का फ़ोन ले लिया फॉरेन से, फॉरेनर ने वो करवा दिया कुरियर, इंडिया में टैक्स लगेगा? कोई टैक्स नहीं। नॉर्मली इंडिया से क्या लिंक है, नहीं। किराए पे दे दिया उसने सॉफ्टवेयर इंडिया में, लैपटॉप इंडिया में, किराया कहाँ कमा रहा है, इंडिया से, फिर तो टैक्स लगेगा। पढ़ लोगे ये बस, और कुछ करने का यहाँ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 आप पढ़ोगे होमवर्क में, कब आया कब गया, नॉन रेजिडेंट है और उसकी इनकम, ऐसा है। इंडिया में जाने के बाद भी दुकानदारी ना परिवार चलाता रहा, क्वेश्चन नंबर 30 में बंदे का, तो दुकानदारी इंडिया में चल रही है तो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होएगी, ठीक है ना। तो वो केस है क्वेश्चन नंबर 30 में, पढ़ लेना, कोई डाउट हुआ मैं बताऊंगा आपको। अब 28 में कोई कंसल्टेंसी दे रहा है, किस प्रोजेक्ट की, जो प्रोजेक्ट इंडिया में लगा हुआ है, जो प्रोजेक्ट इंडिया में लगा है उसकी कंसल्टेंसी, तो कोई डाउट ही नहीं है कि इंडिया में टैक्स ना लगेगा। पढ़ लोगे, सारे पढ़ो, मैंने थ्योरी में जो पेंडिंग था वो बता दिया। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 33-34 है क्या, कोई भी डाउट हुआ कल देखेंगे, वैसे ये चैप्टर खत्म है।